तो देखो बच्चों, आप लोगों के लिए फिर मैं थर्ड पार्ट में आ गया हूँ उपशासन यौगिकों को। उपशासन यौगिक को समझने से पहले हम लोग देखते हैं योगात्मक यौगिक क्या होता है, या फिर मालिक्यूलर यौगिक। मालिक्यूलर यौगिक और योगात्मक यौगिक हम लोग देखे थे कि जब दो या दो से अधिक लवण का साधारण अनुपात में मिश्रण किया जाता है तो हमको क्या मिलता है, योगात्मक यौगिक, या फिर हम लोग बोलते हैं एडिशनल कंपाउंड्स, ठीक है ना, या मालिक्यूलर यौगिक बोला जाता है। ठीक, अब इस मालिक्यूलर यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, एक द्विक लवण जिसको अंग्रेजी में डबल साल्ट बोलते हैं, और दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है उपसंयोजक यौगिक, या फिर हम इसको संकुल यौगिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक या फिर उपसंयोजक यौगिक। जैसे कि हम लोग कक्षा 6 से 7, 8, 9, 10 में अभी हम लोगों ने 10 में हम लोगों के पेपर में हो सकता हो आया हो, कितने लोगों के पेपर में आता भी है, पोटास एलम का फार्मूला लिखो K2SO4 और Al2SO4 पर होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो ये जो होता है ये हमारा द्विग लवण होता है। और हमको दूसरा पार्ट हम लोग देखें, मतलब कि ये आणविक यौगिक जो होता है इसका प्रकार है कौन, उपसंयोजक यौगिक, ठीक है ना। तो इस उपसंयोजक यौगिक के बारे में हम लोगों ने इसके प्रकार भी देखा था। एक होता है पूर्ण जटिल यौगिक होता है, और एक क्या होता है, अपूर्ण जटिल यौगिक होता है। फिर हम लोग टर्मोलॉजी पे आ गए थे, और टर्मोलॉजी जैसे कि केंद्रीय धातु प्रमाण, उपसंयोजक परिसर। अगर एक फास्ट में अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा कंपाउंड होता है एक तरह से क्या होता है, हमारा उपसंयोजक यौगिक। मतलब ये जो उपसंयोजक यौगिक है, ठीक है ना, इसमें जो होता है पार्ट्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक परिसर। क्या बोलते हैं, आयनिक परिसर, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, आयनिक परिसर। और ये जो हमारा कोष्टक के अंदर होता है, कौन, कोष्टक के अंदर, मतलब बाहर वाला जो होता है वो क्या होता है, आयनिक परिसर। और ये जो होता है ये मेन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से लेकर के यहां तक, मतलब जो कोष्टक के अंदर है, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं उपसह संयोजक। क्या बोलते हैं, उपसह संयोजक परिसर, ठीक है ना। अब ये जो हमारा उपसंयोजक परिसर हो गया, और ये हो गया आयनिक परिसर। अब इस आयनिक परिसर के अंदर अगर देखा जाए तो ये हमारा होता है केंद्रीय, क्या होता है, केंद्रीय परमाणु होता है, ठीक है ना। और ये जो हमारा साइड में दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीगेंड, ठीक है ना। ये हमारा होता है, ठीक है ना। अब इसमें भी हम लोग अगर देखा जाए तो बहुत तरीके के वेरिएशन देखने के मिले थे, लीगेंड के भी कई प्रकार देखने के लिए मिले थे, एक दंतुक लीगेंड, बहुदंतुक लीगेंड, ठीक है ना, और उभय दंतुक लीगेंड, ठीक है ना। इस तरीके से लीगेंड को भी हम लोगों ने देखा था। अब इसका नामकरण कैसे किया जाए, क्या किया जाए, नामकरण इसका कैसे किया जाए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब उपसंयोजक यौगिक का नाम क्या रखा जाए। तो उपसंयोजक यौगिक का नाम रखने के लिए देखो, मोस्टली मैं ये टर्मोलॉजी इसलिए लेकर के आया हूं, आयनिक परिसर है, केंद्रीय परमाणु है, और ये क्या है, लिगेंड है। आयनिक परिसर देखो, मोस्टली आयनिक परिसर में अगर हम लोग देखेंगे तो अभी हम लोग समझ जाते हैं कि आयनिक परिसर क्या हो सकता है। तो आयनिक परिसर में अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग नामकरण की बात करते हैं, आईपीएससी की बात करते हैं, उपसंयोजक यौगिक का नामकरण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे उपसह संयोजक, क्या, उपसह संयोजक, ठीक है ना, का नामकरण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है ना, नॉमनिक्लेचर। क्या बोलते हैं, नॉमनिक्लेचर। तो नॉमनिक्लेचर में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आयनिक परिसर को ही लेकर के क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं नामकरण में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आयनिक परिसर का हम लोग क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, ठीक है ना। तो आयनिक परिसर में नामकरण करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं, क्या होते हैं, उपसंयोजक यौगिक का नामकरण, ठीक है ना। तो जब हम लोग उपसंयोजक यौगिक का नामकरण करने जाते हैं तो एक चीज हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये नामकरण किस बेस पे किया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि नामकरण करने के लिए हम लोग, मतलब हम लोग इंडिया है तो इंडिया का नाम रख देंगे, पाकिस्तान में कोई सर्च कर रहा है तो पाकिस्तान, और विदेश में कोई अमेरिका में कर रहा है तो अमेरिका में, चीन वाले कर रहे हैं तो अपना चाइनीज नाम दे दे। तो अब चीन वाले वही यौगिक हर जगह इस्तेमाल होता है, तो जैसे जैसे अलग अलग देश अगर खोज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग अलग अलग अपनी भाषा में अलग अलग नाम देंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। केमिस्ट्री जो होता है, चाहे आप यहाँ पे पढ़ें और चाहे आप विदेश में जाकर के पढ़ें, कहीं पे भी जाके पढ़ेंगे, नाम आपको अगर देखेंगे तो सब एक ही चीज के लिए मिलता है। अब जैसे कि कुलाम ला के बारे में पढ़े हैं तो कुलाम ला तो ऐसा थोड़ी ना है कि हवा में यहाँ पे जाएंगे तो कुलाम ला दूसरे होंगे, वहां पे जाएंगे तो न्यूटन कोई दूसरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे भी न्यूटन है, वहां पे भी न्यूटन है, ठीक है ना।
अब देखो, तो उपसर्जनीय यौगिक का नामकरण कैसे हो सकता है, इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये किसके अनुसार होता है। तो ये होता है IUPAC, ठीक है ना। IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल, क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाई केमिस्ट्री, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल, या फिर कोई कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं इंटरनेशनल ऑफ प्योर, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ऑफ प्योर अप्लाई केमिस्ट्री भी इसको बोला जाता है, IUPAC को, ठीक। अब ये जो होता है, ठीक है ना, हम लोग ऐसे भी बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है ना, ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो यही होता ही है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पोल एंड अप्लाई केमिस्ट्री, लिख दे, लिख लेना। फिर हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो होता है, अब इसको कब किया गया था और कब नहीं किया गया था, अगर देखा जाए तो ये 1900 कितने में, 1957 में इसको पहली बार दिया गया था, और 1959 तक जाते जाते इसको पूरी तरह से संशोधित करके इसको चालू कर दिया गया लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आयनों का, किसका करेंगे, आयनों का नामकरण करेंगे, ठीक है ना। आयनों का नामकरण सबसे पहले कर लेते हैं, जो इसमें आयनिक परिसर होते हैं, या फिर आयनों का नामकरण हो जाता है। जैसे कि हम लोग अगर इसके जल में डालते हैं तो पूरी तरह से वियोजित नहीं होता है, पूरी तरह से ये वियोजित नहीं होता है, मतलब कि ये SO4 अलग हो जाता है और ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जब SO4 अलग होता है, ये अलग होता है, तो ये दोनों आयन के रूप में क्या होते हैं, अलग होते हैं। किसके रूप में अलग होते हैं, आयन के रूप में ये अलग हो जाते हैं। तो आयनों का नामकरण अगर हमको करना है, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, देखो इसके लिए कोई फिक्स रूल नहीं है, जो इसका नाम होता है यही इसकी चीजें क्या होती है, फिक्स होती है। इसका जो नाम है वही, जैसे कि हम लोग पिछले टॉपिक में बहुत सारे यौगिकों के नाम को हम लोगों ने देखा था, तो वही सारे नाम जो होते हैं यहाँ पे इस्तेमाल होने वाले हैं। तो जैसे कि आयन है, तो देखते हैं, लिख करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल लिख करके देखते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, एक K4 ले रहे हैं, ठीक है ना, मतलब पोटेशियम, और Fe ले रहे हैं, फेरस होता है। और हमारा अगर देखा जाए तो Cn मतलब कि साइनाइड, ठीक। तो Cn हो गया, और इस पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 6। तो ये हमारा एक योगात्मक यौगिक है, उपसंयोग यौगिक है, योगात्मक यौगिक भी कह सकते हैं, लेकिन योगात्मक यौगिक का प्रकार है उपसंयोग यौगिक। तो इसका अगर नाम करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 4 है। 4 का मतलब होता है, जैसे कि एक का मतलब होता है मोनो, डाई, टेट्रा, पेंट, हेक्स, ये सब चीजें होती हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 4 के लिए हम लोग टेट्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो ये कोष्टक के बाहर है, तो कोष्टक के बाहर कोई भी है तो उसके लिए ना टेट्रा का इस्तेमाल किया जाता, ना मोनो का इस्तेमाल किया जाता। जितना है रहने दो, हमको कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि अगर ये पोटेशियम है, ठीक है ना, तो पोटेशियम है, तो इसका हम लोग क्या नाम रखेंगे, ठीक है ना, हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है ना, समझेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा पोटेशियम, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा आयनिक है, ये हमारा केंद्रीय है, सबसे लास्ट में हम लोग केंद्रीय लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इस पे जितना चार्ज होता है इसको हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद, ठीक है ना, उससे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, लीगेंड का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, लीगेंड। तो सबसे पहले कोष्टक के बाहर जो रहता है उसका नाम हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद दूसरी नंबर पे, मतलब एक हम लोग फार्मूला टाइप में अगर लिख सकते हैं, तो जो सबसे बाहर वाला है पहले उसको लिखा जाता है। सबसे पहले आयन का लिखा जाता है, आयनिक परिसर का नाम लिखा जाता है, आयनिक परिसर का, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग किसका नाम लिखते हैं, लीगेंड का नाम लिखते हैं, वो भी अल्फाबेट के बेस पर, ठीक है ना। लीगेंड का नाम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम होगा। यही लगातार चलता रहता है, ठीक है ना। यही फार्मूला अप्लाइड है, और ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम लिखते रहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो पोटेशियम हो जाएगा, और लीगेंड का नाम इसके बाद हमारे अनुसार लिखेंगे तो लीगेंड का नाम जो होता है IPSC के अनुसार, ये देखो 6 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सा। क्या बोलेंगे, हेक्सा। और ये साइनाइड है, क्या है, साइनाइड है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो शब्द लग जाएगा। क्या लग जाएगा, हेक्सा साइनो, सायनो, क्या लग जाएगा, हेक्सा साइनो। अब ये आयरन है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फायरेट।
फेरस इसको बोला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फायरेट। अब देखो हेक्सा साइनो फायरेट जो है, अब ये जो आयरन है अगर इसका हम लोग संयोजकता निकालेंगे, ठीक है ना, तो इसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में निकालना सीखा था, ठीक है ना। ये देखो इस पे प्लस चार्ज होता है और इस पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, मतलब कि ये धनात्मक होता है। ये कौन सा होता है, धनात्मक होता है। और ये जो पूरा टोटल है ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है ना, क्या होता है, ऋणात्मक। हमने इतना समझा, ठीक है ना। तो कहोगे सर जी अगर ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, मान लीजिए सर जी ये ऋणात्मक हो गया। देखो जब धनात्मक होता है तो आगे लिखा जाता है, जब ऋणात्मक होता है तो इस बगल लिखा जाता है, यही इसकी पहचान है। धनात्मक जो होगा वो आगे रहता है और ऋणात्मक अगर कोष्टक के बाद है तो ऋणात्मक होगा, कोष्टक से पहले है तो ये फिक्स रूल है और ट्रिक भी है, वो आगे रहेगा। ये आईपीएससी के अनुसार है। जैसे कि हम लोग इसमें देख रहे हैं, ये पीछे है और ये क्या आगे है, मतलब कि ये ऋणात्मक है और ये क्या है, धनात्मक है, ठीक। तो इससे हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा यौगिक है। जैसे कि हम लोग अगर एक एग्जांपल और रखें, ठीक है ना, वो एग्जांपल हमारा है एजी। अगर ले लें एजी, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, एजी NO3 NH3 सॉरी NO3 नहीं है NH3 अमोनियम होता है और इस पे लगा दे मतलब होल ट्राइस और Cl। अब देखो यहाँ क्लोरीन, तो क्लोरीन कौन नहीं जानता, क्लोरीन एक क्या है, इस पे हमेशा क्या रहता है, माइनस चार्ज रहता है। कौन सा चार्ज रहता है, माइनस चार्ज रहता है, ठीक है ना, क्लोरीन पर। तो इसका अगर हम लोग नामकरण करेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये भी है, ठीक है ना, कि जो आयनिक परिसर में अगर ये धनात्मक हुआ तब आगे लिखते हैं, ठीक है ना, और अगर ऋणात्मक हुआ तो ये कहानी बदल जाती है। ये आयनिक परिसर जो ऋणात्मक होता है उसको हम लोग कहाँ लिख देते हैं, पीछे लिख देते हैं, मतलब कि ये धनात्मक के लिए लग जाता है, मतलब ऋणात्मक होगा, मतलब ये यहाँ पे रहने दो, ठीक है ना, आयनिक, ठीक है ना, परिसर, ठीक है ना, ये धनात्मक के लिए लागू होता है। और ऋणात्मक के लिए देखेंगे तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम, फिर प्लस केंद्रीय परमाणु हो जाएगा, कौन सा परमाणु, केंद्रीय परमाणु हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऋणात्मक आयनिक परिसर, कौन सा, ऋणात्मक, ठीक है ना, आयनिक परिसर को हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे 2 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, डाई, क्या लिखेंगे, डाई। और इसका क्या हो जाएगा, एमीन, क्या हो जाएगा, डाई एमीन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डाई एमीन। और ये क्या हमारा सिल्वर है, क्या है, सिल्वर, ठीक है ना, सिल्वर। और अगर इस पे हम लोग चार्ज देखेंगे, इस पे अगर हम लोग चार्ज देखेंगे तो 1 है। देखो मोस्टली चार्ज जो होता है ये भी डिनोट करवा देता है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस चार्ज जो होता है उसको हम लोग 1 लिखे थे पिछले लेक्चर में। अगर चार्ज नहीं समझ में आ रहा है तो केंद्रीय धातु का चार्ज कैसे निकाला जाता है पिछले लेक्चर से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां पे जाके विजिट करो, ठीक है। और ये जो होता है हमारा क्लोरीन है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड, क्या हो जाएगा, क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड, ठीक है ना। तो डाई एमीन सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना, ये हमारा होता है उपसंयोजक यौगिकों का आयनिक परिसर का नाम लिखने के लिए। क्योंकि एक यहाँ पे ये जो है ये धनात्मक है, ये यहाँ पे क्या है, धनात्मक है, और ये क्या है हमारा, ऋणात्मक है। तो दोनों तरह का हम आप लोगों को 2 तरह के होते हैं और 2 तरह के लिखवा दिए। अब एक आता है हमारा जो न्यूट्रल रहता है, तो न्यूट्रल के लिए नॉर्मल चीजें लागू होती हैं, ठीक है ना, उसको भी आगे चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने हेडिंग क्या डाला है, ठीक है ना, आयनिक, आयनों का नामकरण। यहाँ पे आयन 2 ही होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। हमने न्यूट्रल की बात नहीं किया है। किसकी नहीं बात किया है, न्यूट्रल की, हम यौगिक की नहीं, आयनों की बात की है। तो न्यूट्रल का हम लोग आगे देखेंगे, अभी हम लोग इसको समझ लेते हैं। दैट्स क्लियर, ठीक है ना। एंड ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, उपसंयोजक परिसर का नामकरण करेंगे। किसका नामकरण करेंगे, उपसंयोजक परिसर का हम लोग क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग पिछला लेक्चर देखे हैं तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हैं तो पिछला लेक्चर आप लोग देखिए, पहला और दूसरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो बातें हैं उपसंयोजक से रिलेटेड, तो पहला दूसरा दोनों लेक्चर में ही हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, क्लास में भी पढ़ाए हैं बच्चों को, ठीक है ना। तो मोस्टली ये लेक्चर जो है हमारे क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर बेस्ड है।
ठीक है ना, जो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानता है, ठीक है ना, और जो नहीं जानता है वो शुरू से देखेगा तो सारी चीजों को समझ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो चलो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, आगे की टॉपिक। उप सहसंयोजक परिसर का नामकरण क्या होता है? उप सह संयोजक परिसर का नामकरण, ठीक है ना। तो उप सहसंयोजक परिसर का जो नामकरण होता है, अगर हम लोग देखेंगे तो कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए, ठीक है ना। तो उप सहसंयोजक परिसर हम लोग जानते हैं जो कोष्टक में होता है, मतलब बड़ा ब्रैकेट में जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उप सहसंयोजक परिसर का नामकरण। तो देखो, अगर हम लोग उप सहसंयोजक यौगिक का नामकरण करना चाहते हैं तो जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे लिखा है वही चीजें उस पर भी लागू होती हैं। मतलब यहाँ पे तो हम लोग ऋणात्मक और धनात्मक था, ठीक है ना, तो ये भी कैसा हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को और बेहतर समझ में आएगा। अगर एक एग्जाम्पल देखें तो हम लोगों को क्या होगा? बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास है, ठीक है ना, Cr क्रोमियम, ठीक है ना, H2O, ठीक है ना, पे 6 पावर 6 हम लोग कर देते हैं और इस पे हम लोगों के पास पावर है, ठीक है ना, +3 का, ठीक है। तो अब हम लोग नामकरण इसका करने जाएंगे तो वही है, पहले लीगेंड का नाम लिखना है। क्या लिखना है? पहले लीगेंड का नाम लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इस पे जो चार्ज होगा, चार्ज को लिख देंगे। जो भी मतलब इस पे चार्ज होता है, केंद्रीय धातु परमाणु पर जो चार्ज होता है, केंद्रीय धातु परमाणु पर जो चार्ज होता है उस पे, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। तो जैसे कि नाम हो जाएगा इसका, हम लोग देखो इसको हम लोग बोलते हैं एक्वा। तुम कहोगे सर जी एक्वा, कभी नाम सुना नहीं लग रहा। अगर आप लोग कभी देखे होंगे, एक्वामैन नाम की हॉलीवुड मूवी है, वो भी देख सकते हैं कि पानी वाला आदमी जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वामैन बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्वा मतलब पानी से रिलेटेड है, ठीक है ना। और ये एक्वा ही हम इसको क्या कहते हैं? बोलते हैं। तो हम लोग इसका नाम लिखेंगे, ठीक है ना, हेक्सा, मतलब 6 है तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हेक्सा, ठीक है ना। अब इस पे हम लोग देख रहे हैं +4, तो ये कैसा होगा? धनात्मक होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हेक्सा, ठीक है ना, एक्वा, ठीक है ना, मतलब 6 है। कितने लोग हैं? 6 हैं। हेक्सा एक्वा, ये क्या है? क्रोमियम है। क्या है? क्रोमियम। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? क्रोमियम, हेक्सा क्रोमियम, ठीक है ना। इस पे चार्ज देखो, मोस्टली यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3 है, तो अगर इसको हम लोग निकालेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये कैसा है? एक नेचुरल यौगिक है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है। जब इस पे चार्ज नहीं है तो अगर मान लेते हैं इसको x, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा। 0 × 6 = क्या हो जाएगा? +3। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो x बराबर कितना आ जाएगा? +3। मतलब कि इस पे जो चार्ज है वो कितना है? 3rd। कितना है? 3rd। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को एक आधा और एग्जाम्पल बताएं तो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, कोबाल्ट ले लेते हैं। और क्या ले लेते हैं? एक एग्जाम्पल, ठीक है ना, CONH3 पे पावर 6, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। और इस पे जो चार्ज होता है वो भी कितने का होता है? +2 का चार्ज होता है। किसका चार्ज होता है? +2 का चार्ज होता है। तो इसका भी नाम लिखेंगे हेक्सा एमीन। क्या हो जाएगा? हेक्सा, ठीक है ना, आप लोगों को सुनाई दे रहा है हमको, हेक्सा एमीन। क्या नाम होगा? हेक्सा एमीन। और ये कोबाल्ट है। ये क्या है? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट को हम लोग क्या मोस्टली लिख देते हैं? कोबाल्ट ही लिख देते हैं, ठीक है ना। और इस पे चार्ज कितने का है? +2 का चार्ज है। तो इस पे +2 का हम लोग क्या कर देंगे? चार्ज को लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं इसके, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा, लिगेंडो का नाम पहले लिखो केंद्रीय धातु पे, और उस पे जो चार्ज है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। ये हो गया हमारा नामकरण, ठीक है ना, उप सहसंयोजक परिसरों का नामकरण। नोट जो है, नोट तो हम लोगों ने क्लास में लिखवा ही दिए हैं। जो बच्चे हमारे पास क्लास रेगुलरली कर रहे हैं, नोट उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, नोट वो बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एक्टिव हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा टॉपिक आता है उप सहसंयोजक परिसरों का नामकरण हो गया। इसके बाद आता है लिगेंडो का नामकरण। ढेर सारा एग्जाम्पल है, ठीक है ना, आप लोगों को सीट में मिला ही है, ठीक है ना। एंड
जितने भी ढेर सारे हैं, और ज्यादा अगर आप लोगों को और भी प्रैक्टिस करना है तो एनसीईआरटी में ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हैं, एनसीईआरटी से उठा करके लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ही ढेर सारा करवाते रहेंगे तो हमारा लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग समय की आभासी को रखते हुए, कम ही रखते हुए, आभास मतलब वही कमी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हेडिंग डालेंगे, अगला देखेंगे, ये तो हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे लिगेंडो का नामकरण। किसका नामकरण? लिगेंडो का, ठीक है ना। तो लिगेंडो का नामकरण अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, चलो देख लेते हैं। उपसंयोजक परिसर का हो गया। इसके बाद किसका नामकरण देखेंगे? लिगेंड का, ठीक है ना, नामकरण, ठीक है ना। तो लिगेंड का नामकरण अगर हम लोग देखें तो लिगेंड का नामकरण जो होता है कई तरीके से बेस पे हो सकता है। पूरा लिस्ट है लिगेंडो के नामकरण में, तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, नहीं तो समय ज्यादा जाएगा। सारे यौगिकों लिगेंडो का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे को हम क्या कर देंगे, बता देंगे, ठीक है ना। सारे को हम लोग क्या कर देंगे, बता देंगे, ठीक। लिगेंडो का नामकरण में अगर हम लोग देखें, जैसे कि हम लोग देख रहे थे उपसंयोजक, जब हम लोग परिसर में हम लोग नामकरण कर रहे थे तो वहां पे लिगेंड भी हम लोगों को देखने के लिए मिल जा रहा था। तो आयनों में भी नामकरण कर रहे थे तो लिगेंड देखने के लिए मिल जा रहा था। तो आप लोग सोच रहे थे कि सर लिगेंड का नामकरण कैसे करेंगे, तो जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों ने जैसे बेसिक चीज में पढ़ा है आयनों का आयनिक नेम, ठीक है ना। तो आयनिक नेम जितने लोगों को जिस यौगिक का पता है, ठीक है ना, उसके अंत में, ठीक है ना, या फिर आता है आईईडी, या फिर आता है एट या आइट, इन सब में हम लोग क्या लगा देते हैं, इन सबको हटा करके या इनके स्थान पर या इसके जगह पर हम लोग क्या लगा देते हैं, ओ लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। अब इस हाइड्राइड को हम लोग हाइड्राइडो बोलते हैं। अब यहाँ पे O पे -2 आयन है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। जैसे किसी यौगिक में ऑक्सीजन लगा रहता है, उस पे -4 रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये ऑक्साइड के लिगेंड का अगर हम लोग नाम लिखेंगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ऑक्साइडो। क्या नाम रहेगा? ऑक्साइडो, ठीक है ना, मतलब लिगेंड का नाम रहेगा। और उपसंयोजक यौगिक में यहाँ पे देखो O2 है, जब अब कभी भी ऑक्सीजन 2 रूप में होता तो इसको हम लोग -4 रहता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पराक्साइड। क्या बोलते हैं? पराक्साइड। और इस पराक्साइड का नाम अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाता है? पराक्सो हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोगों को एमाइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमाइड। और एमाइड के नाम के हम लोग अगर तो लिगेंडो का नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एमाइडो। ओ देखो ध्यान से समझो, ओ शब्द बार बार आ रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं थायोसाइनेट। क्या देख रहे हैं? थायोसाइनेट। तो थायोसाइनेट को हम लोग क्या बोलेंगे? थायोसाइनेटो। ओ, ठीक है ना। और यहाँ पे NCS-1 है तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसो थायोसाइनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो थायोसाइनेट बोलते हैं। और ये आइसो थायोसाइनेट को हम लोग क्या बोलेंगे? बस ओ शब्द लगा देंगे, क्या बन जाएगा? आइसो थायोसाइनेटो। और देखो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है। क्या है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइडो। क्या बोलते हैं? ऑक्साइडो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सल्फेट है। क्या है? सल्फेट 8, तो इसको क्या नाम हो जाएगा? सल्फेटो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो SO3-2 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फाइड। सल्फाइट बोलते हैं। और इसको इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फाइटो, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग लिखा है थायोसल्फेट। क्या लिखा है? थायोसल्फेट। और इस थायोसल्फेट का अगर हम लोग नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा थायोसल्फेटो। क्या नाम हो जाएगा? थायोसल्फेटो। यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि साइनाइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनाइड। अभी जब हम लोग एग्जांपल लिख रहे थे साइनाइड आया था तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइनेटो। क्या हो जाएगा? साइनेटो। यहां पे देखो अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेटो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोनेटो। कार्बोनेट है, ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोनेटो। और यहाँ पे देखो हम लोग को दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटेट। क्या बोलते हैं? एसीटेट। इस एसीटेट का नाम क्या हो जाएगा? एसीटेटो। तो ये हम रहा हमारा जो है ऋणायनिक है। ये सारे अगर हम लोग देख रहे हैं ये ऋणायनिक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया लिगेंड जो होते हैं ये ऋणायनिक भी होते हैं, धनायनिक भी होते हैं, और क्या होते हैं? क्या होते हैं? उदासीन भी होते हैं। 3 तरह से लिगेंड होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अभी हम लोगों ने ऋणायनिक का बात किया है, अभी हम लोग धनायनिक का भी कुछ लिखेंगे, फिर उदासीन का भी कुछ लिखेंगे, ठीक है ना, क्लियर। और उसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे? लेक्चर को थोड़ा सा समाप्ति के तौर पे लेके चलेंगे, ठीक है ना। हम लोगों ने ऋणावेशित लिगेंड का नामकरण कर लिया है।
ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों के सामने आता है धनावेशित लिगेंड। कौन सा लिगेंड? धनावेशित लिगेंड। अब ये जो धनावेशित लिगेंड है, अगर इसमें ध्यान से देखा जाए धनावेशित लिगेंड में, तो जो इसके लिगेंड्स होते हैं और लिगेंडों का जो अगर नामकरण हम लोग देखें ध्यान से, तो कई तरीके से अगर हम लोग मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग आयनिक लिगेंड होते हैं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाता, आयनिक लिगेंड में कोई चेंजिंग नहीं किया जाता। लेकिन धनावेशित जो लिगेंड्स होते हैं इसमें कुछ ना कुछ क्या कर दिया जाता है, नहीं चेंजिंग किया जाता है। बात यही है, ठीक है ना। जैसे कि आयनिक जो नेम होगा, जैसे कि हाइड्रोनियम नाम है, कौन सा नाम है? हाइड्रोनियम। तो हाइड्रोनियम को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीनियम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीनियम। तो लिगेंड जो हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा सामने देखने के लिए मिल रहा है, सॉरी फॉर दिस कन्वेंशन, क्योंकि थोड़ा सा गलत बोल गए, ये है हाइड्रोनियम है। ये क्या है? हाइड्रोनियम। इसका जो लिगेंड का नाम होगा ये भी क्या होगा? हाइड्रोनियम। इसको एक्वानियम भी बोला जाता है। दोनों ही चीजें सही है, ठीक है ना। अब देखो NO पे प्लस है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो। तो इसको हम लोग थोड़ा सा, एक ही चीज का थोड़ा सा कन्वेंशन है, ज्यादा नहीं, जो देखने के लिए मिलेगा हमको थोड़ा सा कम है ही देखने के लिए मिलेगा। वैसे कि हम लोग जो होता है नियम भी लगा करके इसको छोड़ देते हैं। तो नाइट्रोसो को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोसियम बोलते हैं। और यहाँ पे NO2 है तो ये नाइट्रोनियम है, तो इसको भी हम नाइट्रोनियम ही बोलते हैं। और ये हाइड्रोजीनियम है तो हाइड्रोजीनियम ही बोलते हैं। कुछ थोड़ा सा वेरिएशन था एक दो तो उसको हम लोगों ने क्या कर दिया? शो कर दिया। तो नियम शब्द मोस्टली धनायनिक लिगेंडो में लगता है, चाहे आयनिक नेम हो, चाहे लिगेंडो का नेम हो, चाहे उपसंयोजक में लिखे जाने वाला जो लिगेंड है, ये उपसंयोजक में लिखे जाने वाला लिगेंड है। तो इसको हम लोग नियम शब्द लगा करके एज इट एज रख देते हैं। जिस तरह से ऋणायन में हम लोग ओ शब्द लगाते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ओ शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे मोस्टली। अब इसके बाद हम लोगों के सामने देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना, इसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उदासीन। कौन सा देखने के लिए मिलता है? उदासीन लिगेंड। कौन सा लिगेंड देखने के लिए मिलता है? लिगेंड। हम लोगों के सामने दूसरा जो आता है, एक आता है उदासीन लिगेंड। कौन सा आता है? उदासीन। हम लोग ऋणात्मक हो गया, धनात्मक हो गया, अब की हम लोग की बात करने जा रहे हैं उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड मतलब उस लिगेंड को कहते हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है। ऋणात्मक मतलब जिसपे ऋण आयन चार्ज होता है, धनात्मक मतलब जिसपे धन चार्ज होता है। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे लिगेंडो के नामकरण में, तो फर्स्ट हम लोग के सामने आता है H2O। H2O को हम लोग नॉर्मल नाम क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या बोला जाता है? एक्वा। लिगेंडो का नाम में क्या आता है? एक्वा। यहाँ पे NH3 को अमोनियम बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या जाता है? एमीन। NO को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। मतलब इसका जो नाम यही होता है, एक्चुअल नाम यही हो जाता है, बस कुछ ही को वेरिएशन होता है, जैसे जल, एमीन, नाइट्रिसिल, मतलब कुछ ही वेरिएट होते हैं, मतलब पूरी तरह से ही नाम अलग देखने के लिए मिलता है। और बाकी सब क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड को हम लोग नाइट्रोसिल बोलते हैं। बस यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग कार्बोनिल बोलते हैं। CS को थायो मोनोसल्फाइड बोलते हैं, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? थायो कार्बोनिल, ठीक है ना। अब यहां से देखेंगे एथिलीन डाइएमीन को हम लोग क्या बोलते हैं? एथिलीन डाइएमीन ही बोलते हैं, इसका शॉर्ट नेम है EN, ठीक है ना। और यहाँ पे देख रहे हैं CH3CN है, जिसको हम लोग ट्राई मेथिल, मतलब 3 मेथिल है और एक एमीन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राई मेथिल एमीन, और इसका एग्जैक्ट नाम यही होता है। यहाँ पे CH3 है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई मेथिल फास्फीन, इसका भी नाम क्या आता है? ट्राई मेथिल फास्फीन, जो कि एग्जैक्ट यही होता है इसका नाम, ठीक है ना। कुछ वेरिएटेड है तो जिसको हम लोग वेरिएट वाला कुछ लिख दिए हैं। इसके बाद पिरिडीन भी आता है, पिरिडीन का नाम भी पिरिडीन होता है, ठीक है ना। और भी जैसे कि आते हैं हमारे, जैसे कि साइक्लोडाइनाल जो होता है, उसका जो हो जाता है साइक्लोपेंटेडाइनाल हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग देखने के लिए हमको मिलता है। तो जो फिक्स नेम है इसको हमको याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है ना। जो चीजें होती हैं बार बार जितने सारे एग्जाम्पल आप लोग लगाएंगे उतनी ज्यादा आप लोगों की इसमें पकड़ बनती चली जाएगी। मतलब इसमें मेन कंसेप्ट यही है कि हमको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करना, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देखना है, तभी हम लोगों की टॉपिक समझ में आएगा। लिगेंडों की संख्या जो होती है एक उपसर्ग के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि हम लोग देखते थे लिगेंड अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। जैसे कि हम लोग 6 लिगेंड देख रहे थे, NH3 में 6 था, तो उस लिगेंडों की संख्या के बेस पे इस पे उपसर्ग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा हेक्सा, 7 होगा हेप्टा, 2 होगा तो बिस। अब तुम कहोगे सर जी इस सब टर्मोलॉजी का क्यों इस्तेमाल करेंगे? मान लो पहले से ऑलरेडी किसी चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना,
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा मतलब कि कंफ्यूजन ना हो किसी चीज के लिए, तो हम लोग ये भी चीज को क्या कर सकते हैं, मान लो दो बार किसी के लिए डाई ट्राई आ जाए तो वहां पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, जिसके लिए हम लोग ये भी इस्तेमाल करते हैं, 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस का इस्तेमाल करते हैं, 4 के लिए टेट्राकिस, मतलब इसको भी इस्तेमाल करते हैं, इसको भी, मतलब ये 4 तक ही मोस्टली ज्यादा करके हम लोग, इससे ज्यादा नहीं आता है, 6 से ज्यादा 7 से ज्यादा भी नहीं आता है, ठीक है ना, सेम लिगेंड। तो हम इन सब चीजों का टर्मोलॉजी का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करके हम लोग देख सकते हैं। तो देखो जिसमें इसमें मोस्टली ध्यान देने की चीजें हैं कि उपसर्ग को हमको मोस्टली याद रखना चाहिए, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा बिस ट्रिस टेट्राकिस, ठीक है ना। तो ये सारे जो टर्मोलॉजी हैं, और ध्यान देना एक चीज, कभी भी लिगेंडो का नामकरण करना जिस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नामकरण होता है आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, जिस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग नामकरण जब करते हैं तो वहां पे हम लोग अल्फाबेट के नाम के हिसाब से रखते हैं, जैसे कि ए पहले आया तो ए को पहले रखेंगे, बी आया तो बी को रखेंगे, सी आया तो सी को रखेंगे। तो इसी तरह से लिगेंडो का भी सारा नाम देख लेंगे, उसमें अल्फाबेट के अनुसार हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। मतलब मान लो एमीन आ गया तो इसको लिए हम लोग ए बी सी ये सब चीजें देख लेंगे, अल्फाबेटिकली हम इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। मतलब कि हमें ध्यान देने की जरूरत है कि इसको अल्फाबेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो सो हम लोगों का अगला टॉपिक आता है स्टॉक विधि। कौन सा विधि आता है, स्टॉक विधि। और स्टॉक विधि में अगर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना, तो 1 2 3 विधियां आती हैं जो मतलब इसके यौगिकों को नामकरण के लिए बहुत मतलब एक जो चली थी वो शानदार टॉपिकें थी, ठीक है ना। तो इसमें 2 विधि आ जाती, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है स्टॉक विधि बताओ और इवेंसेंट बैचलेट विधि, 2 तरह से विधियां हैं, ठीक है ना, इवेंसेंट बैचलेट मेथड। तो इन दोनों मेथडों को हम लोग पारी पारा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों मेथड कहता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछ चुका है, और नहीं पूछता है तब भी हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उपसर्ग संयोजकों का क्या करेंगे, नामकरण करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग हेडिंग डालते हैं स्टॉक विधि। कौन सा विधि, स्टॉक विधि हम लोग हेडिंग डालते हैं। ये हमारा स्टॉक विधि आता है, और स्टॉक विधि में किस तरीके से हम लोग किया जाता है। स्टॉक विधि में 2 पॉइंट बताए गए, 1 पॉइंट ये 1 पॉइंट ये, 2 पॉइंट है। समय का नष्ट ना हो, लिखने में समय नष्ट होता है इसीलिए हमने पहले लिख लिया। क्या होता है, केंद्रीय प्रमाण की ऑक्सीकरण अवस्था, हमें क्या लिखना है, केंद्रीय प्रमाण की ऑक्सीकरण अवस्था रोमन संख्या में प्रदर्शित की जाती है। इन्होंने यही बताया था कि जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो किसमें प्रदर्शित की जाएगी, रोमन में प्रदर्शित की जाएगी। तो उपसहसंयोजक क्षेत्र में उपस्थित सभी लिगेंड तथा केंद्रीय आयन का ऑक्सीकरण अंकों का योग ही उपसहसंयोजक आयन का आयनिक आवेश होगा। क्या होगा, आयनिक आवेश होगा। मतलब सभी को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे जो उपसहसंयोजक परिसर में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लें तो हम लोग ले रहे हैं निकिल को, ले रहे हैं किसको, ले रहे हैं निकिल, और निकिल में हम लोग ले रहे हैं निकिले टेट्रासायनो को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, टेट्रासायनो, ठीक है ना, ये हो गया। तो इस पे जो है चार्ज क्या है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। इस पे -2 का आवेश होता है टोटल पर, इतना हमको दिया रहेगा। अब कहेगा कि बताइए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के लिए जिसकी भी है इनमें टोटल योग कर देंगे, x हो जाएगा। हम लोग इसको क्या मान लेंगे, x, और प्लस कर देंगे साइनाइट है, क्या है, साइनाइट है। तो साइनाइट जो है इस पे -1 होता है, एक दंतुक लिगेंड है। मतलब यहाँ पे हम लोग दंतुकता भी देखेंगे। तो ये कौन सा दंतुक है, एक दंतुक है, चलो ठीक है, और भी माइनस चार्ज रहता है, और इंटू कर देंगे 4, 4 लोग हैं, और इसका टू कर देंगे -2। तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो 4 एक कम कितना हो जाएगा, 4, और भी कैसा चार्ज आएगा, -4 इसका टू -2। तो इसको उस तरफ लेकर जाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 + 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, +2 बच्चों। मतलब इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो कितनी होगी, 2। तो हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे, टेट्रा, क्या लिखेंगे, टेट्रासायनो, क्या लिखेंगे, टेट्रासायनो, क्या हो जाएगा, निकिलेट, क्या हो जाएगा, निकिलेट, ठीक है ना। सेकंड ऋणायन, इस पे ऋणायन है ना, सेकंड ऋणायन, ठीक है ना, बात समझ में आया। तो मतलब निकिलेट पे +2 चार्ज आ गया, इसीलिए हम लोग लिखे, और इस टोटल पे क्या है, ऋणायन है, -2 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, नामकरण। और समझो, अभी समझो बातों को, बात को समझने वाली ये है कि ये स्टॉक विधि है। तो क्या इनकी विधि में कमी रह गई कि हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए इवेंसन बैसेट विधि, बैसेट विधि, ठीक है ना, दूसरे साइंटिस्ट आए। कमी ये रह गई कि इन्होंने ऋणायन के लिए तो बताया लेकिन उन्होंने उदासीन के लिए
नहीं बताया। उदासीन के लिए बताया? कुछ नहीं बताया। इन्होंने उदासीन के लिए भैया ऋणायन होगा तो मान लो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, एक लगा देंगे, दो लगा देंगे। अगर ऋणायन हो गए तो आपके कहने का मतलब वहां पे जीरो लगा देंगे। ये इनकी बात गलत थी। इनकी बात क्या हो गई? गलत। तो इसीलिए दूसरी चीज में बताया गया, इवेंसन बैसेट विधि बताया गया। फिलहाल ये चीजें इनकी सही थी यहां तक की, लेकिन उदासीन के लिए इन्होंने कुछ बताया नहीं, तो वहां पे इनका डिमेरिट आ गया। ठीक है ना? तो दूसरी विधि आई जिसको हम लोग इवेंसन बैसेट विधि आई, और उन्होंने बस ये बताया कि इन्होंने रोमन में लिखने के लिए बताया। उन्होंने कहा नंबर में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और जीरो के लिए हम लोग जीरो नहीं लिखेंगे, उदासीन के लिए हम लोग जीरो नहीं लिखेंगे। ठीक है? तो इवेंस बेसेंट विधि में अगर हम लोग बात करें, तो इवेंस बेसेंट विधि में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक चीज हमको समझ में आता है कि इन्होंने, देखो वो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रोमन में लिखने के लिए कहा था। किसमें कहा था? रोमन में लिखने के लिए कहा था। इन्होंने किसमें कहा? अरबी में लिखने के लिए बोला। अरबी मतलब एक दो, यही जो तीन चार जो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ते हैं, ये अरबिक संख्या में लिखा जाता है। ठीक है ना? हमारा हिंदी जो है हम लोग जानते हैं हिंदी में 3 ऐसे लिखा जाता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। कितने लोगों को पता है? कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना? अगर इसके आगे पता होगा तो 10 तक लिख करके बताइए तो हम समझे। ठीक है ना? तो ये हिंदी मॉडल होता है, अब नहीं गूगल से ट्रांसलेट करके दिख रहे। ठीक है ना? अब ये देखो वन के लिए ऐसे लिखा जाता है, हिंदी है। ये तो अरबी रोमन हो गया, हिंदी है। देखो ये हिंदी है, इसको 2 3 4 5 6 ऐसे होता है, 7 ऐसे होता है, 8 ऐसे होता है, 9 ऐसे होता है। कितने लोगों को पता था? ये हिंदी है। ये क्या है? अरबी है। ऊपर वाला अरबी है, ये हिंदी है। और ये जो है रोमन जो होता है ये ऐसे लिखा जाता है 1 2 3, ये रोमन है। ठीक है ना? ये रोमन है, ये अरबी है। जो हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, ये अरबी वर्ड है। ठीक है ना? और हिंदी हमारा ये है। ठीक है? तो लोगों को जो आसान लगता है उस चीज का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा अरबी में प्रदर्शित करो। और दूसरी बात कहा कि इन्होंने कहा कि उदासीन के लिए हम लोग जीरो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसके लिए? उदासीन के लिए इन्होंने जीरो का इस्तेमाल नहीं किया। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो ले लेते हैं Na2, ठीक है ना, पीटी को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताओ क्या कहते हैं? Cl4 हो गया। ठीक है ना? तो पीटी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेटिनम। क्या बोलते हैं? प्लेटिनम। तो अगर तुम लोग जानते हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे N2 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग वही धनायनिक के आधार पे हम लोग करेंगे। सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे तो सोडियम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोडियम। और यहाँ पे कितने लिगेंड का नाम लिखेंगे तो कितना है? टेट्रा। क्या नाम हो जाएगा? टेट्रा। क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरिडो। क्या हो जाएगा? क्लोरिडो। ठीक है ना? टेट्रा क्लोरिडो। ठीक है ना? अब ये प्लेटिनम है, क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? प्लेटिनम ही लिखा जाता है। ठीक है ना? अब इस पे चार्ज की बात करेंगे तो -2 होता है। इस तरीके से इस पे क्या कर दिया जाता है? लिख दिया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक होता है, तो इस पे आवेश लगेगा। ये 2 लोग हैं तो इस पे 1 आवेश होता सिंगल में, तो ये जाएगा तो इस पे -2 का आवेश रख करके जाएगा। ठीक है ना? दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है ना, प्लेटिनम का है NH जो हमारा है NH3 पे पावर 2 और Cl पे क्या हो जाएगा? 2। तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो जब नामकरण करने जाएंगे, ठीक है ना, तो इस पे कोई आवेश नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है ना? तो पीटी, अब सबसे पहले हम लोग देखो अमोनिया है। ठीक है ना? क्या है? अमोनिया, एमीन बोलते हैं। और ये क्लोराइड है, सी पड़ता है। तो हमारे हिसाब से अगर देखा जाए एमीन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, और क्लोराइडो को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो एमीन मतलब ए शब्द आ गया, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे? बाद में लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा, 2 एमीन है तो हम लोग क्या लिखेंगे? डाई एमीन। क्या नाम हो जाएगा? डाई एमीन। और क्या हो जाएगा? डाई क्लोराइडो। क्या हो जाएगा? डाई क्लोराइडो। क्लोरिडो, हाँ क्लोरिडो होगा, डाई क्लोरिडो। और क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। इस पे कोई आवेश नहीं है, नहीं लिखेंगे, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग इवेंसेंट विधि का 2 ही बात उन्होंने मिला जुला करके कहा। पहली बात कहा कि इसे रोमन में नहीं अरबी में लिखा जाएगा, और दूसरी बात कहा कि जो जिसपे कोई आवेश नहीं होगा, उदासीन नहीं होगा, उस पर कोई नहीं लिखा। जैसे कि ये उदासीन है, इस पे कुछ लिखा गया है? नहीं। कुछ लिखा गया है? नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया? नामकरण हो गया।
ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अपना अगला टॉपिक लेकर के आते हैं। कौन सा टॉपिक है, ठीक है ना। अगला टॉपिक हम लोगों का देखा जाए के नामकरण का वर्गीकरण, मतलब कि जो इनका नामकरण किया गया है इसका वर्गीकरण के बारे में हम लोग देखेंगे। मतलब वर्गीकरण मतलब हम लोग उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण का वर्गीकरण, मतलब जो उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण किया जाता है इनका वर्गीकरण भी किया गया है। किसके बेस पे किया गया है? धनायनिक संकुल के नामकरण, ऋणायनिक संकुलों का नामकरण, उदासीन संकुलों का नामकरण, दोनों प्रकार के संकुल आयनों वाले यौगिकों का नामकरण, दोनों प्रकार मतलब धनायन भी हो सकते हैं ऋणायन भी हो सकते हैं, श्वेत बंधन युक्त संकुलों का नामकरण, फिर उभय दंतुक लिगेंडों के संकुलों का नामकरण, ज्यामितीय समावयवों का नामकरण और प्रकाशिक समावयवों का नामकरण। मतलब ये जो टोटल हमारे पास है 5-6 टॉपिक है, तो इसमें हम लोगों को मोस्टली ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इन सब टॉपिकों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन तो हम लोग नोट में लिख चुके हैं, उसमें कुछ है नहीं, जो चीज है ये सादा हमारा ज्यादा से ज्यादा हम लोग बोर्ड पे ही क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं और वहां पे हम लोग समझते चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे सामने आता है, ठीक है ना, धनायनिक संकुलों का नामकरण। किसका नामकरण आता है? धनायनिक संकुलों का नामकरण। तो धनायनिक संकुलों का अगर हम लोग नामकरण करते हैं तो कैसे किया जाता है जरा देख लेते हैं, ठीक है ना। वही नियम रहेगा, वही विधि रहेगा। तो जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कोबाल्ट, ठीक है ना, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, क्या ले लेते हैं? हेक्सा कोबाल्ट, हेक्सा, ठीक है ना, हेक्सा एमीन थर्ड आयन, प्लस चार्ज आएगा क्योंकि धनायनिक लिगेंड है। तो इसका जब नामकरण करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे? हेक्सा एमीन, नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा एमीन, क्या हो जाएगा? हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, कोबाल्ट थर्ड आयन। मतलब कि हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा एक क्या है? धनायनिक संकुलों का नामकरण है। वही चीजें हैं, बस इनको वर्गीकरण किया गया धनायनिक, वही जो हम लोग टॉपिक पीछे पढ़े हैं, बस थोड़ा सा वर्गीकरण के रूप में था। हमने सोचा देख लेते हैं, बच्चों को लगता है बच्चे नहीं, मैं इसको इसलिए बार बार वही चीजों को ला करके रिफ्रेश कर रहा हूं क्योंकि वो आपको वही बार बार चीजें रिपीट करनी है, जिससे तो आपका एग्जाम्पल भी ढेर सारा होता रहेगा और आप लोगों को समझ में आ गया। इसलिए हमने वर्गीकरण के बेस पे हम लोगों ने इसको फिर से वही चीजों को समझा दिया। इसी तरीके से धनायनिक लिगेंड के बाद हमारा कौन सा लिगेंड आता है? ऋणायनिक। ऋणायन के लिए हम लोग जानते हैं वही काम करेंगे जो हम लोगों ने पहले ही काम किया है। तो ऋणायनिक के लिए अगर देखे जाए तो थोड़ा सा अगर हम लोग और भी गहराई में जाते हैं तो धनायनिक जो लिगेंड के बाद ऋणायनिक लिगेंड आता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ऋणायनिक संकुलों का नामकरण। ऋणायनिक संकुलों के नामकरण में हम लोग देखते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है हमारा, इसमें मोस्टली ध्यान देने वाली बात यह है, केंद्रीय धातु परमाणु में एक चीज अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके जो अंत में होता है अनुलगन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अनुलगन। अनुलगन में हम लोग क्या करते हैं? एट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? एट शब्द का हम लोग क्या करते हैं? अनुलगन में इस्तेमाल करते हैं। अब इस एट शब्द में अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एजी को अर्जेंटेट बोला जाता है, एट लगा दिया गया, निकलेट बोला जाता है, एयू को अरेट बोला जाता है, सीयू को क्यूपरेट बोला जाता है, एफई को फेरेट बोला जाता है और पीवी को क्या बोला जाता है? प्लम्बेट। क्या बोला जाता है? प्लम्बेट। अगर एग्जांपल देखें तो एक हम लोग देखें तो CrEN इथिलीन डाईएमीन, क्या होता है? एथिलीन डाईएमीन जो होता है, और I4 पे अगर देखा जाए तो इस पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है ना। तो इस पे माइनस चार्ज ही डिनोट कर रहा है कि ये कैसा है? ऋणायनिक संकुलों का नामकरण है। तो अगर हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा? ठीक है ना, क्या नाम हो जाएगा? देखो यहाँ पे है आयोडीन है, ठीक है ना, क्या है? आयोडीन। तो इसका इथिलीन है, इथिलीन डाईएमीन है, और यहाँ पे क्या है? आयोडीन है। तो दो लोग हैं, तो इसमें कंपेयर ये करने की जरूरत है कि ये दोनों में सबसे पहले कौन लिखा है? आयोडीन। तो ये बाद में रहेगा एथिलीन डाईएमीन, ये पहले आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एथिलीन, क्या नाम हो जाएगा? एथिलीन डाईएमीन, ठीक है ना। अब ये टेट्रा आयोडो है, मतलब कितने आयोडीन है? 4 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्रा आयोडो। क्या बोलेंगे? टेट्रा आयोडो। क्या बोलेंगे? टेट्रा आयोडो, ठीक है ना। तो टेट्रा आयोडो में अगर हम लोग देखेंगे तो
मतलब 4 आयोडीन है, इथिलीन डायमीन हो गया, 4 आयोडीन, और ये क्रोमियम, क्रोमियम है, क्या है, क्रोमियम है। तो क्रोमियम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्रोमैटो, क्या लिखेंगे, क्रोमैटो, ठीक है ना, क्रोमेटो, क्रोमेटो, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, क्रोमेटो, अगर देखा जाए तो ध्यान से, ठीक है ना। अब ये क्रोमेटो जो है, ठीक है ना, अगर इसकी हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो इथिलीन डायमीन 2 है, द्विदंतुक है, तो इस पे +2 हो जाएगा, इस पे -4 हो जाएगा। तो इसका जो मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अवस्था लिखती है, इसके लिए x लगा लेंगे, ठीक है ना, इसका x मान लेते हैं, प्लस लिख देंगे, इसका 2 हो जाता है, ठीक है ना। और इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आयोडीन है, तो -1 अगर इस पे रखा जाता है तो ये 4 लोग हैं, तो कितना हो जाएगा, तो टोटली कितना हो जाएगा, और इक्वल टू एक चार्ज है तो -1 रखेंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो x प्लस, ये भी माइनस में ही होता है, तो ये x है, -4 हो जाएगा, ये -2, और ये क्या हो जाएगा, -4, सॉरी ये प्लस होता है, तो ये प्लस है, तो ये -4, तो टोटली कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। और ये 2 के साथ साथ होने पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी जो संयोजक, सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स हियर, EN है, एथिलीन डायमीन है, तो एथिलीन डायमीन पे जो होता है 0 चार्ज होता है, ठीक है ना। और जब इस पे 0 चार्ज होता है तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटली अगर देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4, और ये फिर क्या है, -1, ठीक है ना। आप लोग हंस रहे होंगे, कोई बात नहीं, -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, x बराबर कितना होता है, -1 + 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +3, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा टोटली देखा जाए तो एथिलीन डाइएमीन और टेट्रा आयोडाइड क्रोमेट थर्ड, क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है ना, क्रोमेट थर्ड क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्ड आयन हो जाएगा, बहुत सही। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऋणानी संकुलों का नामकरण कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि हम लोग जैसे कि हम लोग देखें अर्जेंटेट लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, अर्जेंटेट, निकिलेट, ऑरेट, क्यूप्रेट, फेरेट, प्लम्बेट। तो कहोगे सर जी इसके अलावा अगर और कुछ आ जाए, तो हम लोगों को मोस्टली इतना ही याद रखना है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है ना, क्योंकि वैसे ही सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, सब आसान है, तो ज्यादा आता नहीं है, ठीक है ना। जो आता है लिगेंडो का नामकरण आता है, वो भी क्वेश्चन से बेसिस, एनसीईआरटी बेसिस सारे क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है ना, और ज्यादा हमको नहीं आता है इधर उधर से, ठीक है ना। तो आप लोग ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, हम लोग का ऋणानिक संकुलों का नामकरण हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दोनों प्रकार के लिगेंड जो होते हैं, दोनों प्रकार के, मतलब जिसमें 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो दोनों प्रकार के लिगेंड में माइनस भी होगा और प्लस भी होगा, दोनों तरह से लिगेंड होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक लिगेंड भी होंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम बहुत फास्ट चला रहे हैं वीडियो, तो राइट खत्म करते हैं बॉल को, ठीक है ना। तो चल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं क्रोमेनियम, मतलब ले लेते हैं, क्रोमियम ले लेते हैं, और अमोनिया ले लेते हैं, और हेक्सा। तो इसको हम लोग क्या, हेक्सा एमीन क्रोमेट, ठीक है ना, हेक्सा अमीन क्रोमियम, ठीक है ना। और हम लोग क्या ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसी के साथ ले लेते हैं कोबाल्ट साइनाइड, हेक्सा साइनाइड कोबाल्ट ले लेते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। तो अगर इन दोनों का हम लोग नामकरण करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हेक्सा एमीन क्रोमियम, ठीक है ना, और हेक्सा साइनो कोबाल्ट, ठीक है ना। क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 लोग हैं, तो दोनों लोगों का एक साथ क्या कर लेंगे, नाम लिख देंगे। तो सबसे पहले मोस्टली वही आ जाता है, तो इसीलिए हम लोग दोनों को अलग अलग क्या करते हैं, नाम को लिख देते हैं, पृथक पृथक शब्दों में, पृथक पृथक रूप से, क्योंकि 2 तरह से लोग हैं, तो इन दोनों तरह से हम लोग नाम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ये बात को हमेशा क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, हेक्सा एमीन, क्या नाम हो जाएगा, हेक्सा। हम लोग अमोनिया को क्या बोलते हैं, हेक्सा एमीन, क्या नाम बोलेंगे, हेक्सा एमीन, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, क्रोमियम, क्या हो जाएगा, क्रोमियम। हम लोगों का वॉइस क्वालिटी और इंप्रूवमेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग माइक्रोफोन का इस्तेमाल करने वाले हैं जल्दी, ठीक है ना। तो हेक्सा एमीन क्रोमियम, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना, हेक्सा एमीन क्रोमियम, ठीक है ना, क्या हो जाएगा,
थर्ड होता है इस पे क्रोमियम। देखो मोस्टली क्रोमियम कोबाल्ट ये सब हमेशा क्या होते हैं, थर्ड ही होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे कोबाल्ट है, ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनो, ठीक है ना, कोबाल्ट, ठीक है ना, नॉइस कैंसिलेशन, जल्दी हम लोग ला रहे हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा ये हमारा नामकरण हो गया इसका। दो यौगिक है अगर ऐसे तो इनका हम लोग पारी पारा दोनों पृथक पृथक रूप से मतलब अलग अलग रूप से हम लोग इसका नाम क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। इसके बाद हमारा पांचवा टॉपिक आता है सेतु बंधु संकुलों का नामकरण। मतलब सेतु बंध ऐसे यौगिक होंगे जिनके एक यौगिक दूसरे यौगिक से क्या होगा, जुड़ा होगा सेतु के रूप में। सेतु मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं रामायण में राम ने, ठीक है ना, लंका पे आक्रमण करने के लिए सेतु बनाया था। सेतु का मतलब होता है पुल, ठीक है ना। तो मतलब एक यौगिक दूसरे यौगिक से जुड़े रहते हैं, वो भी किसके द्वारा, पुल के द्वारा। पुल वही चीज होता है। तो जैसे कि हम लोग देखें, अगर एक एग्जांपल रख करके देखें, ठीक है ना, तो जैसे कि हमारे पास एमीन है, दो हमारे पास हैं, एक ही मतलब अगर देखा जाए तो दो तरीके से है। NH3 पे क्या हो गया 4 और CO मतलब हमारा कोबाल्ट हो गया। कोबाल्ट में NH क्या है, NH2 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं NO, ठीक है ना, NO2, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर एक पॉइंट पे अगर हम लोग करें तो कापर मतलब का ये हो जाता कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर क्या हो जाएगा NH, क्या हो जाएगा NH3 पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिलहाल कोई बात नहीं, ठीक है ना, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं तो याद नहीं रहते, ठीक है ना। तो अगर इसका हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक है ना, तो एक तरह से हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। पहले लिख लेंगे टेट्राएमीन, ठीक है ना, क्या लिख लेते हैं, टेट्राएमीन। अभी इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन कोबाल्ट। क्या होता है, टेट्राएमीन कोबाल्ट। अब ये टेट्राएमीन कोबाल्ट जो होता है थर्ड हो गया, थर्ड ही देखो, कोबाल्ट अभी भी थर्ड आ रहा है। अब ये जो दोनों हैं इनको हम लोग जो बांध मतलब दो यौगिकों के बीच में हम लोग देख रहे हैं, ये दोनों सेतु बंध के रूप में है, तो इसको हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से, ठीक है ना। तो ये म्यू हो जाएगा, ये एमीन है तो इसको क्या बोलते हैं, एमाइडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमाइडो। तो म्यू एमाइडो और ये नाइट्रो हो तो क्या कहा जाएगा, म्यू क्या कहलाएगा, म्यू नाइट्रो, क्या कहलाएगा, नाइट्रो टेट्राएमीन। क्या बोल दिए जी, ठीक है ना, म्यू एमिडो हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, म्यू नाइट्रो, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, म्यू नाइट्रो। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, टेट्राएमीन। क्या नाम हो जाएगा, टेट्राएमीन। और ये क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। क्या हो जाएगा, टेट्राएमीन कोबाल्ट। तो इस तरीके से हम लोग इसका नामकरण लिख सकते हैं सेतु बंधु का। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, ये रहा, ठीक है ना, दीवार दिख गया, सॉरी, ठीक है ना। तो टेट्राएमीन कोबाल्ट थर्ड हो गया, म्यू एमिडो और म्यू क्या है, नाइट्रो। म्यू म्यू शब्द का इस्तेमाल किया गया है टेट्राएमीन और क्या हो गया हमारा कोबाल्ट, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सेतु मतलब वो सेतु नहीं होता है हमेशा। तो सेतु का मतलब यहां से ये लिया गया है, ठीक है ना, कि सेतु का मतलब ये हमारा देखने के लिए हमको मिलता है, ठीक है ना। मतलब एक ब्रिज के रूप में दो यौगिकों के बीच में क्या किया गया है, जोड़ा गया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेतु बंध, ठीक है ना, बोला जाता है। टेट्राएमीन कोबाल्ट, सेकंड एमीन और नाइट्रो। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है पांचवा, ठीक है ना, ये चौथा था, ये पांचवा था, पांचवा था जी। छठवां टॉपिक आता है, छठवां टॉपिक हमारा उभयदंतुक होगा। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उभयदंतुक लिगेंडों का मतलब संकुलों का नामकरण। उभयदंतुक वो दंतुक लिगेंड होते हैं जिनमें हम लोगों ने देखा था कि दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देने के लिए पर्याप्त होता है, बट उसमें एक ही जो होता है, मोस्टली अगर देखा जाए तो एक ही जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को देता है। दो लोग होते हैं, ऑप्शनली दो लोग होते हैं, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या, इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, उभयदंतुक बोलते हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। तो उभयदंतुक का लिगेंड का नाम हम लोग कैसे करेंगे, जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना, सोडियम, ठीक है ना, और क्या है हमारे पास, ठीक है ना, कोबाल्ट, ठीक है ना, और क्या है हमारे पास, कोबाल्ट NO2, ठीक है ना, हेक्सा, ठीक है ना। मोस्टली हम लोग कोबाल्ट के साथ देख रहे हैं, हेक्सा हम लोगों को देख लिया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जरा बताओ। ये सोडियम है तो क्या हो जाएगा, सोडियम, क्या नाम हो जाएगा, सोडियम हेक्सा। वही बार बार रिपीट हो रहा है। लिगेंडो का नाम पहले धनायनिक फिर ऋणायनिक, लिगेंडो का नाम लिख करके हम लोग हेक्सा नाइट्रेटो, क्या कहते हैं, नाइट्रेटो,
तो इसमें से जो लिगेंड मतलब इलेक्ट्रॉन को देता है उसको हम लोग सिंबलाइजेशन किया जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन दे रहा है तो O हो जाता है और क्या हो जाता है कोबाल्ट। और ये कोबाल्ट कौन सा आयन है, थर्ड आयन है, कोबाल्टेट बोला जाता है और ये क्या हो जाता है थर्ड आयन हो जाता है। अगर आपको संतोष नहीं हो रहा है तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि कोबाल्ट हो गया और क्या हो गया एमीन को ले लेते हैं, NH3 पे क्या ले लेते हैं हम लोग होल 5 ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं ONO। मैंने एग्जाम्पल में लिखा था, आप लोगों को अगर याद है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं नाइट्रीटो, क्या बोलते हैं नाइट्रीटो। तो अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पेंटाएमीन, क्या नाम होगा पेंटाएमीन। पहले इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पेंटाएमीन, क्या हो जाएगा पेंटाएमीन। और इसके बाद इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या है हमारा नाइट्रीटो, क्या नाम है नाइट्रीटो, ठीक है ना नाइट्रीटो। और क्या हो जाएगा ये कोबाल्ट है हमारा, तो इसमें भी ऑक्सीजन ओ ही दे रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कोबाल्ट। और कोबाल्ट यहाँ पे 5 एक 6 लोग मोस्टली अगर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा थर्ड आयन ही होता है। कौन सा आयन होता है थर्ड आयन ही होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल देखना चाहेंगे कहेंगे सर जी इसमें तो ऑक्सीजन दे रहा था, कोई और बताइए जिसमें कोई और दे रहा हो। तो जैसे कि हम लोगों ने नाइट्रोजन ले लिया NH4 पर क्या ले लिया होल थ्राइस ले लिया, सॉरी 4 पे यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद हम लोग कोष्टक में ले रहे हैं क्रोमियम ले लिए, ठीक है ना, और CS ले लिए पे होल थ्राइस, इसको हम लोग थायोसाइनेट बोलते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, 2 लोग देने के कैपेबल है लेकिन नाइट्रोजन दे रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा अमोनियम। ये क्या है अमोनिया, जब 4 हो जाता है तो क्या नाम हो जाता है अमोनिया, अमोनियम, ठीक है ना, क्या नाम बोलेंगे अमोनियम। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं CnSCS है ना करके, तो ये करीब 6 की संख्या में है थायोसाइनेट। तो हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे हेक्साथायोसाइनेट, क्या नाम लिखेंगे हेक्सा, ठीक है ना, थायोसाइनेट, क्या नाम हो जाएगा हेक्साथायोसाइनेट, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा N हेक्साथायोसाइनेट, N क्रोमेट, क्या हो जाएगा क्रोमेट। और ये भी थर्ड हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा क्रोमेट थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो नाइट्रोजन को लिखेंगे, जो ऑक्सीजन डिनोट कर रहा है ऑक्सीजन को लिखेंगे, जिस यौगिक में जो डिनोट कर रहा है, जैसे कि हम लोगों ने नाइट्रेटो लिखा तो नाइट्रेटो में कौन डोनेट कर रहा है O, उसके बाद हम लोग केंद्रीय धातु प्रमाण को लिख देंगे पेंटाएमीन। और नाइट्रीटो, तो नाइट्रीटो में कौन डोनेट कर रहा है O, तो इसलिए हम लोग कोबाल्ट, उसके बाद लिख दें थर्ड आयन। इसके बाद अमोनियम हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हेक्साथायोसाइनेट, थायोसाइनेट में ही डोनेट कर रहा है इसलिए N, उसके बाद हम लोग केंद्रीय धातु प्रमाण को लिख देंगे, उसके बाद चार्ज लिख लेंगे। इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हो रहा है सारी चीजें देख लेते हैं एक बार, कवर हो रहा है सारी चीजें कि नहीं। कुछ बच्चों का कंप्लेन रहता है सर जी कभी कभी आपका कुछ कट जाता है, तो ठीक है फिलहाल सारी चीजें दिख रही हैं हमको, स्पष्टीकरण हो गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम लोग टॉपिक देखेंगे, इसके बाद अगर हम लोग टॉपिक देखेंगे तो हम लोगों को देखने के लिए आएगा मिलेगा ज्योमिति समावेयों का नामकरण। मतलब ज्योमिति का नामकरण मतलब कि ज्योमिति का मतलब ये होता है कि जिसमें एक स्ट्रक्चर होता है, फिक्स नेम मतलब स्ट्रक्चर होता है, कैसे दिखते हैं कैसे क्या करते हैं। तो जरा एक एक करके देखते हुए और लिखते हुए हम लोग क्या करते हैं चल जाते हैं। नोट में तो हम लोगों ने लिखा ही है, अपने बुक के नोटों में लिखवाए हैं हम, ठीक है ना, क्लास में कोचिंग में, ठीक है ना, बातों को बताया गया है, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होते हैं चीजें, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग सिस लिखे थे, मतलब कि क्या है छठवां हमारा है, सतवां है, सतवां में हम लोग क्या लिख रहे हैं ज्यामिति, क्या लिख रहे हैं ज्यामिति समवाय, क्या है समावयवियों का नामकरण। तो समावयवों का नामकरण अगर हम लोग करेंगे तो अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहला हमारा आता है नंबर पहला सिस आता है। क्या नाम आता है सिस। जरा ध्यान देना इस चीज के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिस के लिए अगर हम लोग उदाहरण देखेंगे, ठीक है ना, तो प्लेटिनम को ले लेते हैं और इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है ना। सिस में जो चारों ही परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं एक समान होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जिसमें सॉरी चारों परमाणु नहीं समान होते हैं, 2 ही परमाणु ही हम भी सोच रहे हैं, ठीक है ना।
जिसमें दो इस साइड दो इस साइड जो होते हैं क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस बोला जाता है, ठीक है ना। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दोनों समान निकटवर्ती स्थान पर समान लिगेंड उपस्थित दर्शाने के लिए होते हैं। मतलब ये भी और ये भी दोनों निकटवर्ती स्थान है, तो दोनों पे ही कैसे हैं, समान लिगेंड है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। एक दूसरा टर्मोलॉजी आता है जिसको हम लोग ट्रांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस, ठीक है ना। तो ट्रांस में क्या होता है कि इसके जो लिगेंड्स होते हैं ये यहाँ पे निकटवर्ती में नहीं रह जाते हैं। इसी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इसका नामकरण जब करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा सिस। क्या नाम हो जाएगा, सिस। अब सिस में अगर हम लोग देखेंगे तो सिस, अब डाई एमीन, ये डाई एमीन है, दो एमीन है, सिस डाई एमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनियम, सिस डाई एमीन, क्या नाम हो जाएगा, डाई एमीन डाई क्लोरिडो, क्या हो जाएगा, डाई क्लोरिडो प्लेटिनियम, क्या हो जाएगा, प्लेटिनियम, ठीक है ना, प्लेटिनियम, प्लेटिनम बोल दे, प्लेटिनियम आयनिक के लिए लग जाएगा, प्लेटिनम, क्या हो जाएगा हमें, थर्ड, कभी ऐसा गलती करना मत, ठीक है ना, ये इसका नामकरण हो गया। अब ट्रांस के लिए अगर हम लोग देखें तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख दें, पीटी हो गया, क्लोरीन यहाँ पे लिख दें, और यहाँ पे एक ये एन, सॉरी यहाँ पे एन लिख दें, और यहाँ पे 3, और इस साइड एक लिख देते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे एक ही लग गया, ठीक है ना, नहीं इसको यहाँ पे क्लोरीन लगाते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे NH3 लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, NH3। तो अगर देखने के लिए मिला, अगर हम लोग देखें तो ये निकटवर्ती स्थान पे हो ही नहीं रहा, जैसे कि क्लोरीन यहाँ पे आना चाहिए था, और ये यहाँ पे आना चाहिए तो निकटवर्ती होता, लेकिन ये निकटवर्ती है नहीं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो ट्रांस डाई एमीन और डाई क्लोरिडो प्लेटिनम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांस। क्या नाम हो जाएगा, ट्रांस, ठीक है ना। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, ट्रांस। और ट्रांस में हम लोग क्या लिखेंगे, डाई एमीन, वही नाम हो जाएगा, डाई एमीन और डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो, और क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, सेकंड, वही नाम हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अगर हम लोग देखें तो फिलहाल सारी चीजें आ रही है, ट्रांस डाई एमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम सेकंड। मेरा राइटिंग थोड़ा सा नहीं सही जाता है, ड्यू टू द रीजन फॉर फास्ट लिखना, जल्दी जल्दी लिखना, जल्दी जल्दी लेक्चर को कवर करना। अगर आराम से लिखे तो हमारा भी राइटिंग बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। एक बार लिखे थे तो कंप्यूटर भी शर्मा गया था, फिलहाल बात आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ट्रांस हो गया, ठीक है ना। तो सिस में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे भी दोनों क्या थे, समान थे, लेकिन ट्रांस में देख रहे हैं दोनों समान नहीं थे, ठीक है ना। हमने लिखना ही बंद कर दिया तब से सही सही, क्योंकि राइटिंग थोड़ा बहुत बढ़िया थी हमारी, तो हमको कोई मेडल दे देता तो गड़बड़ा जाता, ठीक है ना। अब देखो, और इसके बाद आता है फेस। थर्ड पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आता है, फेस। तो सिस हो गया, ट्रांस हो गया, और एक हमारा तीसरा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेस। फेस में क्या होता है कि इसमें जो मतलब अगर देखा जाए तो इसमें मतलब मोस्टली बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। मतलब दो निकटवर्ती तो बराबर होते हैं, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक अरेंजमेंट हो जाते हैं फेस में। किसी बहुलक के किसी त्रिभुजी फलक के कोनों पर उपस्थित लिगेंडों को प्रदर्शित करने के लिए यह उपसर्ग प्रयुक्त किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग देखें तो यही है, ठीक है ना। प्लेटिनम ही ले लें, चलो एफ ही ले लेते हैं, फेरस ले लेते हैं क्योंकि एडजस्ट नहीं होगा। क्लोरीन हो गया, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लें, NH3 लिख लें, और यहाँ पे अगर हम लोग लिख लें तो क्या हो जाएगा, एन, यहाँ पे N लिख लें 3, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्लोरीन। तो फिलहाल ये निकटवर्ती हो जाते थोड़ी देर के लिए, लेकिन निकटवर्ती होने नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जा रहा है, HN3 आ जा रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, अमोनिया आ जा रहा है, एमीन आ जा रहा है, सॉरी, ठीक है ना। तो ये जो एमीन है हमारा, ये क्या निर्माण कर रहा है, फेस का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, फेस का, ठीक है ना। फिलहाल आमने सामने तो है, लेकिन बीच में एक आ जा रहा है, यहाँ पे क्लोरीन लिखेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये है, ठीक है ना, ये है निकटवर्ती। अगर ये नहीं होता तो निकटवर्ती हो जाता, यही नहीं रहने के कारण इसको कहा जाता सामने सामना है, बट बीच में है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फेस बोला जाता है। और एक आखिरी आता है मर, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या आता है, मर, कहते नहीं है मर, ठीक है ना। मर मतलब
अभी हम लोग गेम उम खेलते थे, मर गया। पबजी खेलते हैं ना, फ्री फायर खेलते हैं बच्चे, कहते हैं अरे मारो 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 मर। चलो ठीक है। तो अगर आप पबजी वबजी खेलना आते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, मत खेलिए, क्योंकि पेपर आने वाला है तो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करिए, ठीक है ना, तो आपके लिए बढ़िया होगा। क्योंकि हम तो जानते हैं अगर बच्चों के हाथ में मोबाइल है तो फ्री फायर या पबजी है, ठीक है ना। और बचा कुचा कोई गेम है तो कोई बात अलग नहीं। बच्चे थोड़ा सोचते हैं कि हम पैसा कमा लेंगे, माँ बाप का बोझ हल्का करेंगे, लेकिन भारी करने में लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा मर हो जाता है, क्योंकि इसमें तीनों ही क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये फेस पे बराबर रहता है और ये तीनों क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरह से ये कंपाउंड क्या बन जाता है, मर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, मर का, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है आखिरी और आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक। तो इसी के साथ हम लोग ये लेक्चर को खत्म भी करेंगे और हम लोग बहुत अच्छी तरह से एनर्जेटिक भी हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसको मर हो गया, फेस हो गया, ठीक है ना। ये जो हमारा मर है, ये देख रहे हो सब बराबर हैं, दोनों टीममेट। अब कहते नहीं है जब दो बाहुबली रहेंगे तभी तो दोनों लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो देर तक लड़ाई भी चलेगा, ठीक है ना। तो एक आखिरी टॉपिक हमारा आता है 8वां, ठीक है ना। 8वां आता है प्रकाशिक गुणवत्ता, ठीक है ना। प्रकाशिक समावेयों का नामकरण, ठीक है ना। 7वां 8वां कोई भी हो, ठीक है ना। तो हमारा आता है प्रकाशिक, ठीक है ना, समावयवियों का नामकरण, ठीक है ना। तो प्रकाशिक समावयवियों का नामकरण, जिसको हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। आप लोगों को जब मैं पार्ट 2 बुक पढ़ा रहा था तो एक हमारे निकोलस प्रिज्म साहब थे, उन्होंने प्रिज्म लिया था। इस प्रिज्म से कुछ लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट को गुजारा था। तो इसमें कोई बिलियन रखा था। तो ये लाइट की जब इसमें से जब गुजार रहे थे तो ये लाइट अगर ये प्रकाशिक समावयता को अगर ये इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाते थे, कौन सी वाइज घुमाते थे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हम लोग वामावर्ता और दक्षिणी वर्ता भी इस तरह से नाम हम लोग क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। तो एक क्लॉकवाइज घूमता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्ता, और क्लॉकवाइज के लिए हम लोग 2 टर्मोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम लोग देखें निकोलस प्रिज्म को अगर इसमें से हम लोग गुजारते हैं, ठीक है ना, निकोलस प्रिज्म को अगर इसमें से हम गुजारते हैं तो अगर ये सुई की दिशा में अगर घूमता है तो इसको हम लोग दक्षिणावर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्ता। तो इसको हम लोग डेक्स्ट्रोट्रॉपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोट्रॉपी या फिर दक्षिणावर्ता भी बोला जाता है। अगर सुई इस तरफ घूम रही है, अगर ये सुई मान लो इस तरफ घूमती ही है, अगर सुई के जस्ट अपोजिट ये पूरा इसका रोटेशन होगा तो हम लोग उसको माइनस से डिनोट करते हैं। और ये क्या हो जाता है, ये देखो ये सुई जैसे है ना इस दिशा में घूमती है तो इसको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, ठीक है ना। और ये अगर सुई के अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको माइनस लिखते हैं और ये क्या हो जाता है, लियोट्रॉपिक। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वामावर्ता। क्या बोलते हैं, वामावर्ता, ठीक है ना, वामावर्ता बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो दक्षिणावर्ता और वामावर्ता, डेक्स्ट्रोट्रॉपी और लियोट्रॉमी, ये निकोलस प्रिज्म साहब ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था। तो इसके भी बेस पे इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। डेक्स्ट्रोट्रॉपी और लियोट्रॉपी के भी बेस पर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को डिक्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, डेक्स्ट्रोट्रॉपी और लियोट्रॉपी। अगर आप लोगों ने डेक्स्ट्रोट्रॉपी और लियोट्रॉपी नहीं देखा है तो लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहां से आप ला करके लिंक से डिस्क्राइब कर सकते हैं डेक्स्ट्रोट्रॉपी, लियोट्रॉपी। अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से एक बार आपके सामने रीएक्सप्लेन करना चाहता हूं डेक्स्ट्रोट्रॉपी और लियोट्रॉपी। डेक्स्ट्रोट्रॉपी और लियोट्रॉपी में हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक क्या लिया, एक हमारे सामने एक मतलब बीकर लिया और यहाँ पे उन्होंने एक निकोलस प्रिज्म रखा, इसमें से लाइट को गुजारा। तो लाइट जब गुजरी तो ये लाइट जो है, ये जो निकोलस प्रिज्म का जो लाइट है इसको घूर्णन आ गया। मतलब ये लाइट जो थी या निकोलस प्रिज्म था ये रोटेट कर रही है। अगर सुई की दिशा में रोटेट कर रहा है, इसमें अगर बैठा है, इस पानी इसमें से घुमाने पर अगर इस सुई की दिशा में ऐसे रोटेट कर जा रहा है निकोलस प्रिज्म, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वामावर्ता, दक्षिणावर्ता बोलते हैं, सॉरी दक्षिणावर्ता बोलते हैं, डेक्स्ट्रोट्रॉपी बोलते हैं। अगर सुई से अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लियोट्रॉपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लियोट्रॉपिक या वामावर्ता। अपोजिट डायरेक्शन में वामावर्ता, दक्षिण पॉजिटिव डायरेक्शन में दक्षिणावर्ता। डेक्स्ट्रोट्रॉपी या फिर लियोट्रॉपी, ये टर्मोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि क्या एग्जांपल है, कोबाल्ट है, ठीक है ना,
और एक इधर कर देते, एक इधर और एक इधर और एक इधर। यहाँ पे इथिलीन डाइमीन लगा लेते हैं और इसको इस तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। ठीक है ना, डिनोट कर दिए, ठीक है ना। अब डिनोट करने के बाद हम लोग इसके रोटेशन को थोड़ा सा देख रहे हैं और रोटेशन में ये इस तरीके से एक रोटेशनल इफेक्ट बना रहा है। ठीक है ना, देखो जिस तरफ ज्यादा चीजें होंगी, मतलब भारी चीजें अगर होंगी तो वही तो रोटेशन इफेक्ट बनाएगा। सिंपल सी बात है, रोटेशन इफेक्ट वही तो बनाएगा। तो ये जो है इस डायरेक्शन में रोटेट, देखो इस तरफ 2 यौगिक लगे हुए हैं और इस तरफ अगर देखा गया तो एक ही यौगिक लगा हुआ है। तो ये क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। कौन से या फिर इसको हम लोग अगर देखा जाए तो ये इस तरफ हल्का है तो ये रोटेट कर देता है सुई की दिशा में। ठीक है ना, ये सुई की दिशा में इसको रोटेट कर देता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग प्लस के रूप में लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये प्लस के रूप में हो जाता है, जिसको हम लोग डेक्सोट्रॉपी भी बोलते हैं। ठीक है ना, और एक हमारा इसी का जस्ट हम लोग अपोजिट अगर बना दें, कोबाल्ट को अगर हम लोग इस तरफ, मतलब एक ही यौगिक रहता है, वो दो तीन तरह से उसको हम लोग शो कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे कोबाल्ट हो गया इस तरीके से। तो इस कोबाल्ट में अगर इसका रोटेशन देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, EN का, तो इस तरीके से होता है। ठीक है ना, और एक जो यौगिक होगा हमारा यहीं पे होता है EN। ठीक है ना, और एक जो होगा हमारा इस साइड आ जाएगा। ठीक है ना, EN। तो ये जो यौगिक होता है ये इस तरीके से घूमता है कि ऐसे रोटेट कर जाता है, माइनस मतलब लियोट्रॉपी, मतलब कि जिस तरफ वजन कम होगा उसी तरफ ये दब जाता है। ठीक है ना, मतलब इस तरफ ज्यादा मॉलिक्यूल्स है एथिलीन डाइमीन, तो इस तरफ से ये क्या करता है, इस तरफ कम है तो इसको रोटेट कर दे, थोड़ा सा बना नहीं, लेकिन ये ऐसे घूमेगा। और ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। ये जो है ऐसे घूमेगा और ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो सुई की दिशा में घूमता है वो क्या कहलाता है, ऐसे ना, सुई की दिशा ऐसे ही होती है, सुई है, हाँ सुई ऐसे घूम रही है तो ऐसे घूमेगी तो क्या होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। सही आपने पकड़ा, ठीक है ना, दैट्स क्लियर। तो डेक्स्ट्रोट्रॉपी एंड लियोट्रॉपी, तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारा कंसेप्ट जो होता है खत्म होता है। ठीक है ना, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आएगा उपसंयोजी यौगिकों को सूत्र लिखना। मतलब हम लोग सूत्र लिखेंगे कंपाउंड और यौगिक का। अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से चार टॉपिकों को समझ में आया है तो बहुत बढ़िया, और समझ में आएगा, ठीक है ना, और बेहतर ढंग से। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार शुरू से वीडियो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट अगर देखेंगे, अगर 20 से लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत कम समझ में आने वाला है। तो आप पहला लिंक दिया गया है, पहले लेक्चर, दूसरा लेक्चर, आप जाकर के वहां से कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड का चैप्टर नंबर 9 जो है आप वहां से देख सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं लाऊंगा, ठीक है ना, फास्ट ट्रैक रिवीजन 1 शॉर्ट वीडियो, और वो भी आप लोगों के लिए पूरा का पूरा टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है ना, और बढ़िया रहेगा, उसमें से आपको ढेर सारे क्वेश्चन बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड